वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में मैं विपिन शर्मा लेकर आया हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो रोजगार परक होती हैं और साथ ही शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई होती हैं और नई नई खोज क्या हो रही हैं, भारत में एक्सक्लूसिव क्या हो रहा है, इन सभी को ध्यान में रखकर ये न्यूज सेशन तैयार होता है। तो पहली खबर देखते हैं आज की। रेगुलर स्कूलों को निकल रहे डमी स्कूल, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों का एप्लीकेशन छीना, 6 का घटाया दर्जा। जान लेते हैं एक बार विस्तार से। डमी स्कूल रेगुलर स्कूलों को निकल रहे हैं। देश भर में रेगुलर स्कूल की आड़ में डमी स्कूल चलाए जा रहे हैं। डमी स्कूल का मतलब ऐसे स्कूलों से है जहां स्टूडेंट एडमिशन तो लेता है पर उसे रोज स्कूल जाना नहीं पड़ता, यानी बिना स्कूल गए भी उसका अटेंडेंस बनता रहता है, जबकि कोचिंग में उनकी पढ़ाई जारी रहती है। हाल के वर्षों में डमी स्कूल तेजी से पनपते हैं। इसे देखते हुए पिछले महीने सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों का एफिलिएशन छीना लिया है। इनमें से 16 स्कूल दिल्ली और 5 राजस्थान के हैं। वहीं दिल्ली के 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का दर्जा घटाकर सेकेंडरी कर दिया गया है। होता क्या है इनमें, बिना क्लास स्कूल में फीस जमा हो जाती है। रेगुलर स्कूल भी किसी स्टूडेंट के लिए डमी स्कूल हो सकता है, यानी बिना स्कूल अटेंडेंस किए स्कूल का अटेंडेंस बनता रहता है। डमी स्कूलों में स्टूडेंट हर महीने 5 से 8 हज़ार फीस भरता है और कोचिंग सेंटर में एनुअल 1.5 से 2 लाख रुपए देता है ताकि नीट या आईआईटी जेईई का एंट्रेंस क्लियर कर सके। स्कूलों को बोनस ही बोनस मिलता है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कई ऐसे स्कूल हैं जो हर महीने इस काम के लिए एक्स्ट्रा 50% चार्ज करते हैं और जिन स्कूलों में 60,000 एनुअल फीस है वहाँ पेरेंट्स बच्चे को स्कूल न जाना पड़े इसके लिए 90,000 रुपये तक भी भर देते हैं। डमी स्कूल के लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। वर्ष 2000 के बाद तेजी से फैले हैं डमी स्कूल। टीचरों का लाखों का पैकेज होता है ऐसे स्कूलों में। डमी स्कूल में साइंस के 20 से 25% स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए खुले हैं डमी स्कूल। डमी स्कूल इसलिए ही खोले गए हैं ताकि 75% अटेंडेंस बन जाए और स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम दे सके। सांठ गांठ के जरिए कोचिंग सेंटर अपने यहाँ आने वाले छात्रों को डमी स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। वहीं कुछ डमी स्कूल सिर्फ कागजों पर चलने वाले बिना बिल्डिंग, कैंपस या फैकल्टी के भी होते हैं। मैंडेटरी है अटेंडेंस रूल। सीबीएसई ने 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 75% अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। स्कूलों को कहा गया है कि वो सख्ती के साथ इस रूल को लागू करें। क्या कहता है एग्जामिनेशन बायलॉज? रूल नंबर 13 कहता है 10वीं और 12वीं में अपीयर होने के लिए अटेंडेंस की अनिवार्यता। रूल नंबर 14 कहता है किन आधार पर अटेंडेंस में छूट मिल सकती है। सीबीएसई का ऑब्जर्वेशन हुआ है स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल रूल 13 और 14 को सख्ती से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ईपीएफओ में 12 भ्रष्ट अधिकारियों को 2 माह में किया जबरन रिटायर। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ श्रम मंत्रालय का सख्त रुख आ चुका है। साथ ही कई दागी अफसरों की संपत्तियों की सीबीआई और एसीबी से कराई जा रही है जांच। नियम 56 जे के अनुसार कड़े प्रावधानों का उपयोग कर हटाया जा रहा है सेवा से अधिकारियों की अचल संपत्ति और रिटर्न की अधिक गहराई से की जा रही है जांच। देश के बड़े कामकाजी वर्ग की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में सुधार के लिए भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर श्रम मंत्रालय ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया। भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए ईपीएफओ के भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने से लेकर जबरन रिटायर करने की भी कार्रवाई तेज की जा रही है। अब समझा जाता है बीते 2 महीने के भीतर ईपीएफओ के 12 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है। पहली बार 75 जिलों में पीसीएस परीक्षा पर केंद्रों की संख्या आयोग को थी 1758 केंद्रों की जरूरत, अब 1331 सेंटरों पर हो जाएगी परीक्षा। छात्रों को मंडल से बाहर, छात्राओं को मंडल के अंदर ही केंद्र मिल रहे हैं। आयोग ने 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया। पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वाले मंडलों से बाहर नजदीक के मंडल के दूसरे जिले में और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के भीतर गृह जनपद में न देकर के गृह जनपद से इतर दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में ही केंद्र आवंटित किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदेश नए आ चुके हैं। उसमें जो पहले परीक्षा थी वो 9 और 10 फरवरी को लिखित जो थी वो प्रस्तावित थी। अब यह परीक्षा 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। पीसीएस के 220 पदों के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक।
यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू होने जा रही परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके लिए शासन ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। आंखें स्कैन कर केंद्र में अभ्यर्थियों को देंगे प्रवेश। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। ये जानकारी आई गई है आपके सामने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खास खबर है। upsc.up.nic.in पर अपलोड हो चुके हैं इनके प्रवेश पत्र, जाकर के ले सकते हैं। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच, आइरिस स्कैन या आंखें स्कैन करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5,554 पदों पर होगी बहाली। खबर है बिहार से। 1,044 लिपिक सहित विभिन्न पदों में 827 की रिक्ति राज्य कर्मचारी आयोग को गई। बहाली के लिए 1 माह के अंदर विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी शेष रिक्तियां। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कल कदाचार पर होगी जेल। पटना में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का है सेंटर। 912 परीक्षा केंद्रों पर राज्य में होगी प्रारंभिक परीक्षा। बीपीएससी 17वीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शुक्रवार को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा से संबंधित निर्देश सभी डीएम को मंगलवार को दिया गया। वहीं आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कदाचार करते हुए पकड़े जाने और भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर अभ्यर्थियों को 5 वर्षों के लिए सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में 9:30 बजे से प्रवेश मिलेगा, लेकिन 11 बजे के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी जिलों में लॉटरी के आधार पर प्रश्नों का वितरण किया जाएगा। पीएफ की रकम एटीएम से भी निकाल सकेंगे। बहुत बड़ी खबर है। 5-6 महीनों में शुरू हो जाएगी सुविधा। निकासी का दावा करने वाले प्रयोग कर सकेंगे। ईपीएफओ के सदस्य अगले साल पीएफ भविष्य निधि का पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। ईपीएफओ से जुड़े करीब 7 करोड़ से अधिक सक्रिय खाता धारकों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे मिलेगी सुविधा। एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा अगले 5 से 6 महीने में मिल सकती है। एटीएम से वही सदस्य पैसा निकाल पाएगा जिसने पहले से अपना दावा दाखिल कर रखा है। निकासी के लिए विशेष एटीएम कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस सुविधा से ईपीएफओ सदस्य, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति अपने दावों को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा। जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लगा सकते हैं विपक्षी दल। विहिप के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान देकर चर्चा में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्षी दलों ने हटाने के लिए गुरुवार को महाभियोग का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस तरह शुरू होती है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव को सभापति या स्पीकर के समक्ष पेश किया जाता है। वे एक जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार है। अगर जांच समिति को लगता है कि आरोप सही है तो महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में बहस होगी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगर दोनों सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। 2035 तक होगा भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। 2040 में चांद पर उतरेगा भारतीय। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक मानव को भेजने की भी चल रही है तैयारी। भारत 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह घोषणा की है। अगले वर्ष से सभी किसानों को मिलेगा कार्बन क्रेडिट का लाभ। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पेड़ लगवाती है। पौधे लगाने के लिए किसानों को भी प्रेरित किया जाता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट से जोड़ा जा रहा है। सरकार भी किसानों को चरणवार ढंग से कार्बन क्रेडिट योजना से जोड़ रही है। अगले वर्ष से प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। पहले चरण में प्रदेश के 6 मंडलों गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में योजना के संचालन के बाद दूसरे चरण में 7 मंडल देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी व अलीगढ़ का चयन हो चुका है। अब तीसरे चरण में शेष 5 मंडलों आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट व बस्ती में इस योजना को शुरू किया जाना है। क्या होता है कार्बन क्रेडिट, एक बार जान लेते हैं। कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कंपनियों को उत्सर्जन उत्सर्जन के लिए दिया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए इसे तैयार किया गया है। कंपनियां जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगी उतना ही ज्यादा उन्हें ऐसी चीजों पर खर्च करना होगा जो उत्सर्जन घटाए। कार्बन क्रेडिट एक तरह से कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करते हैं। कंपनियां भारतीय जो कंपनियां हैं कार्बन क्रेडिट किसानों से खरीदती हैं। कार्बन क्रेडिट के पैसे से कहीं जंगल उगाए जा रहे हैं जो उत्सर्जित गैसों को सूखते हैं। कार्बन क्रेडिट का मतलब है आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों को पर्यावरण में जाने से रोकना है। मलेरिया के लिए नई वैक्सीन बनेगी कारगर। खून में मौजूद पैरासाइट को निशाना बनाती है ये वैक्सीन। मलेरिया की नई वैक्सीन उम्मीद की किरण दिखा रही है। अफ्रीकी बच्चों पर इस टीके के फेज 2B के क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। अंतिम परिणाम
बताते हैं वैक्सीन सुरक्षित, मजबूत, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के साथ आशाजनक प्रभावकारिता से भी लैस है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नई मॉर्निंग न्यूज सेशन में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पर हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।